welcome you all to this 6th chapter of risk management course. And इस कोर्स में हम लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करेंगे कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, उसके मेजरिंग रेशियोज क्या होते हैं और हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं. लिक्विडिटी रिस्क को पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जाननी जरूरी हैं. सबसे पहली लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एसेट्स. लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं दैट डजंट गिव यू एनी प्रॉफिट, instead you have to pay for their maintenance. And if we talk about assets, तो assets are such things जो आपको profit देती हैं. अब यहाँ पे ना एक लाइन बोली जाती है कि जो liabilities होती हैं वो real होती हैं और जो assets होते हैं वो fictitious होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ है? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. दैट मान लेते हैं आपने किसी से कुछ पैसे बोरो करे, यू हैव बोरोड सम मनी. अब वो एक लायबिलिटी है, वो उतनी ही रहेगी. जो आपने पैसा किसी से लिया है वो उतने का उतना ही रहेगा. बट आपके जो एसेट्स हैं, जो आएंगी, जो आपकी इनकम आएगी, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे. तो इसीलिए जो लायबिलिटीज होती हैं वो तो रियल होती है, वो उतनी की उतनी ही रहती है. बट जो आपके एसेट्स होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं. राइट. अब अगर हम बात करें लिक्विडिटी रिस्क एक्चुअली क्या होता है या लिक्विडिटी क्या होता है. अगर कोई भी कंपनी है वो अपने एसेट्स को बेच के अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करना चाहती है तो उसी को लिक्विडिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी जो 2 करोड़ की थी. अब नाउ यू विश कि आप उसको सेल करना चाहते हो 3 करोड़ के प्राइस पे. आपको कोई लोन रीपे करना है, उसके लिए आपको उसको 3 करोड़ में सेल करना है. बट अभी जो करंटली मार्केट की वैल्यू चल रही है वो 2.75 करोड़ चल रही है. ठीक है, वो 2.75 भी हो सकती है, 1.75 भी हो सकती है. राइट. तो आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, लॉस में भी जा सकते हैं. सो हियर यू विल हैव टू सेल इट ऑन द मार्केट प्राइस. राइट. भले ही आपको वहां पे प्रॉफिट ना हो रहा हो, अगर 1.75 का मार्केट प्राइस चल रहा होगा तो आपको उसको उस पे भी बेचनी पड़ेगी. सो इसी को ही लिक्विडिटी कहते हैं, जब आप अपने एसेट्स को बेच के अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करते हैं. अब लिक्विडिटी रिस्क जो होता है वो हाई कब होता है? लिक्विडिटी रिस्क इज हाई व्हेन यू डोंट हैव एनी सच एसेट जिसको आप बेच के अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है. प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान नहीं है कि आपने, अगर आपको आज कोई लायबिलिटी फुलफिल करनी है, आज कोई लोन रीपे करना है, तो आप उसको एकदम से बेच दोगे. राइट. तो यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क जो हो गया वो थोड़ा सा हाई हो गया. अब एज कंपेयर, जब ये लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, ये हाई कब होता है, लो कब होता है. अब लिक्विडिटी रिस्क के रीजंस क्या होते हैं? इनसफिशिएंट मार्केट. मार्केट की जो वैल्यू है वो एसेट्स की आपको रियल वैल्यू नहीं दे रही है, तो यहाँ पे जो आपका लिक्विडिटी रिस्क होगा वो हाई हो जाएगा इनसफिशिएंट मार्केट की वजह से. उसके बाद वेरिंग मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, मार्केट कभी वाइड हो रही है, कभी श्रिंक हो रही है. ठीक है. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स? अभी करंटली मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है? जो शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है या फिर जो लैंड की ट्रेडिंग हो रही है वो किस पैमाने पे हो रही है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसका भी लिक्विडिटी रिस्क पे असर पड़ेगा. उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेट्स. जो आपके एसेट्स हैं वो कैसे हैं? ठीक है, वो हैवी हैं या वो लाइट है. इट टेक्स टाइम टू सेल हार्ड एसेट्स. जैसे बिल्डिंग हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गई, ऐसे हार्ड एसेट्स को सेल करने में टाइम लगता है एज कंपेयर टू लाइक स्टॉक्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए. ये तो आपके हाथ में होता है ना, आप जब मर्जी बेच सकते हो. राइट. तो इट टेक्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स टू सेल दीज इजी एसेट्स. उसके बाद मार्केट की कंडीशन आ गई. ठीक है, लिक्विडिटी विल बी गुड इफ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज इनफ इन द मार्केट. मतलब जो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, अगर वो मार्केट में इनफ है तो इसका मतलब मार्केट की कंडीशन अच्छी है और आपका जो लिक्विडिटी का रिस्क है वो कम हो जाएगा. Now coming on to the types of liquidity risk. ये asset liquidity risk भी हो सकते हैं when you are not able to sell your assets due to current market situations. करंट मार्केट सिचुएशंस जो चल रही हैं उसकी वजह से अगर आप अपने एसेट्स नहीं बेच पा रहे हो, उनको सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये एसेट लिक्विडिटी रिस्क हो गया. उसके बाद फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट इनफ फंडिंग फॉर ग्रोथ. आपको मार्केट से उतनी अच्छी फंडिंग नहीं मिल रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने की, तो जिससे आप अपनी लायबिलिटीज फुलफिल कर सको, तो ये फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क हो गया. अब अगर हम बात करें मेजरिंग रेशियोज की कि जो लिक्विडिटी रिस्क होता है उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक करंट रेशियो मेथड होता है. करंट रेशियो मेथड क्या होता है? जो आपके करंट एसेट्स हैं उसको आप अगर करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि करंट रेशियो क्या चल रहा है, कंफर्टेबल सिचुएशन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में हो. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि मान लेते हैं आपके जो करंट एसेट्स हैं वो 100 है,
राइट, और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो 70 है, तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन में, मतलब आपके एसेट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके एसेट्स की जो वैल्यू है वो 60 हो जाती है और लायबिलिटीज की वैल्यू 100 हो जाती है, लायबिलिटीज की वैल्यू ने एसेट की वैल्यू को सरपास कर दिया, तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, राइट। उसके बाद अगर वी इफ यू मूव ऑन फॉरवर्ड, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को हटा देते हैं तो हमें पता लगता है कि हम सेफ सिचुएशन में है या फिर डेट ट्रैप में है। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉफिट 100 है और इंटरेस्ट 10 है, तो ये एक सेफ सिचुएशन है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट वहीं पे ही अगर आपका प्रॉफिट तो 100 ही है, बट जो इंटरेस्ट है वो उस पर 200 है, तो आप एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे एंड यू विल बी इन अ रिस्क। अब स्टेप्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो? कैश फ्लो फोरकास्टिंग, आप पहले से ही अपने कैश फ्लो की, आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में जितना भी कैश फ्लो आने वाला है उसकी फोरकास्टिंग पहले से ही करके रखो। 3 महीने का एस्टिमेट लगा के रखो कि कितना कैश फ्लो होने वाला है, कितनी कॉस्टिंग होने वाली है, कितनी सेल्स होने वाली है, फंडिंग एक्सेट्रा, इन सबको आप एडवांस में ही एक एस्टिमेट लगा के रखो। उसके बाद कंपेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमेशा हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करते रहना चाहिए। आपके एसेट्स हमेशा अच्छे होने चाहिए एज कंपेयर टू लायबिलिटीज, एसेट्स ज्यादा से ज्यादा, लायबिलिटीज कम से कम। क्रिएट अ बफर बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंसेस, हम लोग कभी क्या करते हैं कि हमारी अर्निंग बहुत कम होती है एंड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वी ऑलवेज नीड टू बैलेंस आवर अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर हमारी एक्सपेंसेस अर्निंग्स को सरपास कर जाएंगी तो हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। प्रायोरिटाइज योर शॉर्ट टर्म एसेट्स, अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को प्रायोरिटाइज करके रखो कि हाँ, अगर मैंने ये बिल्डिंग या फिर ये अपार्टमेंट अभी खरीदा है तो मेरे को इसको इतने टाइम में बेचना है, या फिर अगर मैंने कोई भी चीज खरीदी है मुझे उसे शॉर्ट टर्म में बेचनी है, तो अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को प्रायोरिटाइज करके रखो कि हाँ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इसे मुझे बचा के रखना है, ये मेरे लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है जो मेरे को, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। तो इसको इस तरह से आपको अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स को प्रायोरिटाइज करना है। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ऑलवेज इन्वेस्ट इन लिक्विड एसेट्स। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड एसेट्स में, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे एसेट्स में हमेशा इन्वेस्ट करना है। एनालाइज फाइनेंशियल रेशियोज, अभी जो मैंने पीछे आपको मेजरिंग रेशियोज बताया उनको एनालाइज करते रहना है। रिड्यूस डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आप लोन ना लो, आप कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी लायबिलिटी अपने सर पे ना लो जिसको आपको रीपे करने के लिए अपने एसेट्स मॉर्गेज करने पड़े, बेचने पड़े। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पिछले चैप्टर में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो क्रूड प्राइसेस के ऑयल हैं वो इंक्रीज हो गए, तो वहां पे जो रिलायंस था, रिलायंस के लिए वो नुकसान साबित हुआ, क्योंकि उनका जो, जहां से उनको रेवेन्यू आता था उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई। बट वहीं पे ही अगर हम एचपी की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, तो उनका जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता हो गया, उनकी कॉस्टिंग कम हो गई। तो इसी तरह अगर आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो अगर एक स्टेप की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो किसी का फायदा भी हो रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनका लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है। फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी मशीनरी हो गई, तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है। रियल एस्टेट में जितनी भी चीजें आती हैं, शॉप, अपार्टमेंट, और इनका भी लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है, क्योंकि आपने देखा ही है, अगर कोई अपार्टमेंट है तो ऐसा नहीं है कि आपका आज बेचने का मन करा आप उसका आज बेच दोगे। बहुत सारे ब्रोकर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपके उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को देखने आएंगे, एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, राइट। मनी लेंडिंग, आपने किसी को मनी, किसी को क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है, किसी को मनी लेंड किया हुआ है, तो वहां पे भी आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम जो फिक्स्ड है तभी आप उससे वो पैसे वापस ले सकते हो। ऐसा नहीं है आपको आज जरूरत है तो आप उसको जाके बोल दोगे ला भाई मेरे पैसे वापस कर, राइट। जो क्रेडिट टर्म्स आपके डिसाइड हैं आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उसके बाद व्हीकल्स, व्हीकल्स हमारे हमेशा डेप्रिशिएटिंग होते हैं। कैसे, आपने देखा ही होगा, कोई कार अगर हम आज लेते हैं और उसको कुछ साल बाद बेचते हैं, 1-2 साल बाद भी बेचते हैं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो व्हीकल्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। ये भी हाई लिक्विडिटी रिस्क के एसेट्स हो गए। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन आपने कोई लिया हुआ है, इनफ्रीक्वेंट ट्रेड स्टॉक्स या फिर प्राइवेट इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई फिक्स डिपॉजिट्स ली हुई है,
तो ये लिक्विडिटी रिस्क इन एसेट्स का थोड़ा सा हाई होता है। वेयर एज ऐसे लिक्विडिटी रिस्क जिनका, ऐसे एसेट्स जिनका लिक्विडिटी रिस्क कम होता है, वो कौन से होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कैश हो गया, शेयर, स्टॉक्स, ये सारी चीजें आपके हाथ में, आप जब मर्जी चाहे इनको बेच सकते हो, ठीक है। तो ये एसेट्स ऐसे हैं जिनका लिक्विडिटी रिस्क जो है वो लो होता है। तो इस चैप्टर में हमने लिक्विडिटी रिस्क के बारे में डिस्कशन किया, लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया। हमने देखा कि लिक्विडिटी रिस्क किन किन रीजंस की वजह से होता है, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क भी देखा, एसेट होता है और फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क होता है। उसके बाद हमने देखा कि हम किसी भी लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या हम कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। उसके बाद हम इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा। एंड एट द एंड हमने देखा कि लिक्विडिटी रिस्क, ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जिनका लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है और कौन से एसेट्स होते हैं जिनका लो होता है। तो मिलते हैं बहुत सारी नॉलेज के साथ अगले चैप्टर में।